हाय दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद है आप ठीक होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज समाज का ये दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो बनाया जा चुका है जो प्लेलिस्ट में, आप चाहें तो वहां से देख सकते हैं। और आपसे निवेदन भी है कि इस वीडियो को देखने से पहले आप समाज का पहला वीडियो देखिए, क्योंकि जब तक वो समझ में नहीं आएगा तब तक ये समझना मुश्किल है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आज हम तत्पुरुष समास पे बात करने वाले हैं। तत्पुरुष समास दोस्तों, जिस तरह अव्ययी भाव समास है, अव्ययी भाव समास का ठीक उल्टा तत्पुरुष समास होता है। ठीक उल्टा से मतलब क्या है, अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान हो रहा था, तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, अर्थात बाद वाला शब्द प्रधान होता है। समास में कम से कम दो पद होता है, पहला दूसरा दो पार्ट होता है, उसमें दूसरा पार्ट जो होगा उसी को दूसरा पद कहा जाता है या अंतिम पद कहा जाता है। इसको ध्यान में रखते हुए हम तत्पुरुष समास की परिभाषा बनाएंगे। इस परिभाषा का एक ट्रिक है, उस ट्रिक को हम लिखते हैं। उससे क्या होता है कि आपको तत्पुरुष समास की परिभाषा रटने में आसानी होगी, याद रखना बहुत ही आसान हो जाएगा। और वो हम ट्रिक इस तरह बनाते हैं दोस्तों। पहली बात, तत्पुरुष समास क्या है, ठीक है। अब देखिए क्या है, उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष समास, ये हो गई तत्पुरुष समास की परिभाषा। उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष समास, ये परिभाषा हालांकि संस्कृत में है, मैंने इसको हिंदी में लिखने का प्रयास किया है। संस्कृत में इनकी परिभाषा है उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष समास। ये उसको ध्यान में रखते हुए अब हम तत्पुरुष समास की हिंदी में परिभाषा बनाएंगे। जो चीजें इसमें कही गई है उसी का अनुवाद हम हिंदी में करते हैं, ठीक है। तो देखिए, वह समास जिसका उत्तर यानी बाद वाला पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहा जाता है। आप इतनी बातें लिख दीजिए, आपके तत्पुरुष समास की परिभाषा हो जाएगी। लेकिन आप हिंदी व्याकरण के स्टूडेंट होने के नाते आपको और भी बातें इसमें लिखनी है। वो क्या लिखनी है दोस्तों, आप चाहे तो पैराग्राफ चेंज कीजिए या इसमें ही लिखते जाइए, ठीक है ना। देखिए, इस समास का लिंग निर्धारण उत्तर पद के लिंग के अनुसार होता है, ठीक है। और भी जोड़ सकते हैं, इस समास को विभक्ति तत्पुरुष समास भी कहा जाता है। इतनी बातें दोस्तों आपको तत्पुरुष समास में बतानी है। एक बार फिर से,
वह समास जिसका उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहा जाता है। आगे लिखेंगे कि इस समास का लिंग निर्धारण उत्तर पद के लिंग के आधार पर होता है। क्योंकि इसमें उत्तर पद प्रधान हो रहा है अर्थात उसी का वर्चस्व होता है, दूसरे वाले पद का ही वर्चस्व होता है पूरे पद पे। दूसरा पद अगर पुल्लिंग है तो पूरे पद का लिंग पुल्लिंग हो जाएगा, दूसरा पद अगर स्त्रीलिंग है तो पूरे पद का लिंग स्त्रीलिंग हो जाएगा। और आगे क्या लिखा है, इस समास को विभक्ति तत्पुरुष समास भी कहा जाता है। विभक्ति आप समझ रहे हैं, ये कारक की तरफ हमें इंगित कर रहा है। तो अब विभक्ति तत्पुरुष क्यों कहा जाता है वो हम इस पे ही बात करेंगे तो उसमें पाएंगे। ये चीजें हो गई तत्पुरुष समास की परिभाषा। एक चीज और जानना है दोस्तों कि तत्पुरुष समास का भी भेद होता है और उस भेद को जानना बहुत ही आवश्यक है। तत्पुरुष समास के जो भेद है उस पे हम बात करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए यहां हम देख लें, वो देख लें। तत्पुरुष समास के भेद। आगे बढ़ने से पहले हम दोस्तों आपसे निवेदन करते हैं कि तत्पुरुष समास के भेद को जानने से पहले आप कारक वाला चैप्टर में जाइए और कारक वाला वीडियो है प्लेलिस्ट में, उन्हें आप देखिए। कारक के जो भेद है उस भेद का इस समास से संबंध है, क्योंकि जब तक आप कारक की परिभाषा और कारक के जो भेद है उसको आप नहीं जानेंगे तो आपको तत्पुरुष समास समझने में परेशानी होगी। अगर आप नहीं देखें तो उसे देखिए। आगे हम बढ़ते हैं तत्पुरुष समास। इसमें क्या होता है दोस्तों, तत्पुरुष समास का भेद रखना बहुत ही आसान है अगर आपने कारक रटा हुआ है तो। कारक के अगर भेद आपको याद है तो इस समास का भेद याद रखना बिल्कुल भी जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। तत्पुरुष समास के भेद पे हम बात करने से पहले हम बता दें, जैसे कारक का जो भेद है ना, पहला कर्ता को हटा दीजिए और लास्ट संबोधन को हटा दीजिए। कर्ता कारक हटा दीजिए, संबोधन कारक हटा दीजिए। बीच में जो कर्म कारक से लेकर अधिकरण कारक तक है वो सारे इसके भेद हो जाते हैं। उसको ध्यान में रखते हुए उसी के नाम को ध्यान में रखते हुए तत्पुरुष समास के नाम को और भेद को जानना है। देखिए वो भेद क्या है, कैसे है दोस्तों। जैसे इसका पहला भेद कर्म तत्पुरुष, दूसरा करण तत्पुरुष, तीसरा क्या है दोस्तों, संप्रदान तत्पुरुष, चौथा अपादान तत्पुरुष, छठा संबंध तत्पुरुष, छठा अधिकरण तत्पुरुष। यहां देख रहे हैं कि कारक का पहला भेद और अंतिम वाला भेद को हटा दिया गया और कारक की जगह तत्पुरुष लिख दिया गया। वो हो गए तत्पुरुष समास के भेद। तो एक बार फिर से तत्पुरुष समास के कितने भेद हो गए, अब आपने देख लिया 6 भेद हो गए। कौन कौन, कर्ता कारक को छोड़िए, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। आप चाहें तो यहाँ के बाद समास भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम इससे आगे एक एक करके इनके भेद को समझने का और इनकी परिभाषा को समझने का प्रयास करेंगे। हम चाहेंगे कि आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें दोस्तों, फिर हम आगे बात करते हैं।
आइए दोस्तों, अब हम इधर जो भेद है तत्पुरुष समास का, इधर हमने 6 भेद लिखा, इस पे हम आगे बात करते हैं। दोस्तों आपने देख लिया कि इसका भेद क्या है। अब क्या है दोस्तों, इसके भेद का एक एक नाम और है, और वो नाम क्या है, जैसे कर्म तत्पुरुष समास का कारक का कौन सा भेद है, दूसरा भेद है, तो इसको हम कह देंगे द्वितीया तत्पुरुष। कर्म कारक का तीसरा भेद है, तो ये हो जाएगा तृतीया तत्पुरुष। संप्रदान चौथा भेद है, तो ये हो जाएगा दोस्तों चतुर्थी तत्पुरुष। अपदान पांचवा भेद है, तो ये हो जाएगा पंचमी तत्पुरुष। संबंध छठी भेद है, तो षष्ठम तत्पुरुष। और अधिकरण सातवां भेद है कारक का, तो ये हो जाएगा सप्तमी तत्पुरुष। इस तरह देखा दोस्तों कि तत्पुरुष समास के प्रत्येक भेद का दो दो नाम है। आप चाहें तो इस नाम से पुकारिए या इस नाम से पुकारिए, दोनों सेम है। आप दोनों के नाम का बोध कर सकते हैं कि कर्म तत्पुरुष को द्वितीय तत्पुरुष भी कहा जाता है। अब हमें पहले जानना है कि इसका चिन्ह क्या होता है, इनकी विभक्ति क्या होती है। कारक की जो जो विभक्ति है वही विभक्ति इनकी होती है। एक बार फिर से हम गौर कर लें, इनका चिन्ह क्या होता है दोस्तों। जैसे कर्म का क्या होता है, को। करण क्या होता है, से। संप्रदान क्या होता है, के लिए। अपदान क्या होता है, से। संबंध क्या होता है, का, के, की। बस इतना ही लेना है। और सप्तमी यानी अधिकरण कारक का क्या भेद होता है, में और पर। ये कारक का भेद है, वही कारक का चिन्ह है, वही चिन्ह तत्पुरुष समास का होता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक यहां देखिए से और यहां से, मतलब करण तत्पुरुष और अपदान तत्पुरुष का दोनों चिन्ह सेम है, लेकिन इसमें भी गौर करने वाली बात है, यहां पे जुदाई का बोध हो रहा है, यहां मिलन का बोध होगा। ठीक है, यहां तक हमें उम्मीद है कि आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुई, चिन्ह में कोई दिक्कत नहीं हुई। तत्पुरुष समास एक तरह से समास, लेकिन इसका भेद कैसे किया जाता है, इसको उदाहरण समझाया कैसे जाता है, कैसे निर्धारित किया जाएगा कि यह तत्पुरुष समास है। एक चीजें तो आपने इसमें जान लिया कि तत्पुरुष समास जो कारक का भेद है उसके जो उदाहरण होंगे वह तत्पुरुष समास के उदाहरण हो जाएंगे। अब आइए उदाहरण पे हम बात करें। ठीक है दोस्तों, जैसे राजपुत्र एक शब्द है, दिमाग में हम इसका निर्णय करेंगे, विग्रह करेंगे और उस आधार पे हम तत्पुरुष समास का भेद करेंगे। देखिए इनका दो हम विग्रह करते हैं। जैसे इनको तोड़िए आप, समास विग्रह कीजिए। जैसे क्या हो गया, राजा का पुत्र, ये भी हो सकता है। राजा के लिए पुत्र, ये भी हो सकता है विग्रह। ठीक है दोस्तों, राजपुत्र दो तरह से विग्रह किया गया। अब आप चिन्ह देखिए, का है, का कौन सा है तत्पुरुष का, संबंध तत्पुरुष यानी षष्ठम तत्पुरुष का ये चिन्ह है का, तो ये हो जाएगा
संबंध तत्पुरुष या षष्ठम तत्पुरुष। अब वही राजपुत्र का जब हम विग्रह इस तरह किए, राजा के लिए पुत्र, तो के लिए आया, कौन सी विभक्ति है दोस्तों, आप देख सकते हैं चतुर्थी, संप्रदान तत्पुरुष। तो इस तरह ये राजा के लिए पुत्र क्या हो गया, संप्रदान तत्पुरुष, या संप्रदान कौन सा है, चतुर्थी है, या इसको कह सकते हैं चतुर्थी तत्पुरुष समास। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और एक उदाहरण लेते हैं दोस्तों ताकि ये और क्लियर हो जाए। जैसे देखिए, गृहागत, मोह भंग, ये दो शब्द हमने लिया है। इससे हमको तत्पुरुष समास का निर्णय करना है कि ये कौन सा तत्पुरुष समास है। जैसे गृहागत, इनका आप विग्रह कीजिए, घर को आने वाला, घर को आया हुआ को गृहागत कहते हैं। तो इनका उसी तरह होगा, हम व्याख्या करेंगे, गृह को आगत, तो को लगा तो कौन सा हो गया, तत्पुरुष कर्म, यानी द्वितीय तत्पुरुष हो गया। तो गृहागत उनकी व्याख्या के आधार पे कौन सा हो गया, द्वितीय तत्पुरुष समास हो गया। अब मोह भंग देखिए, इनका विग्रह कीजिए तो क्या हो जाएगा, मोह से भंग, से है, से कर्म के लिए भी है, से अपदान के लिए भी है। लेकिन एक चीज आप देख रहे हैं, यहाँ पे मिलन का बोध हो रहा है, एक से जुदाई का बोध हो रहा है। तो यहाँ मोह से भंग हुआ है, तो मोह से दूर हुआ है कि मोह के निकट आया है। चूंकि मोह से दूर हुआ है तो जाहिर सी बात है यहाँ जुदाई का बोध हो रहा है। तो इस आधार पे यह मोह भंग कौन सा समास हो जाएगा, जुदाई का बोध कराने वाले को अपदान तत्पुरुष कहा जाएगा। इस तरह हमें उम्मीद है दोस्तों कि आपको तत्पुरुष समास समझने में अब कोई परेशानी नहीं रहेगी। तो एक बार फिर से आपसे निवेदन है कि आप इनको 1 से 2 बार आप रिवीजन कीजिए, तत्पुरुष समास बिल्कुल क्लियर हो जाता है। फिर भी समझने में आपको अगर परेशानी रहती है तो आप 1-2 बार देखिए। और सबसे अच्छी बात, आप किताबें पढ़िए, हिंदी व्याकरण से संबंधित जो भी अच्छी बुकें हैं आपके पास अवेलेबल है, उसे आप देखिए। हम आपको पढ़ने में मदद कर सकते हैं, हम आपको समझा सकते हैं, लेकिन समझना आपको है, याद रखना आपको है दोस्तों। इसी के साथ थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।